सो हे हाय वेलकम टू करण द डिजिटप्रेन्योर। आपके इस बार के बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो में स्वागत है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इस पूरी जर्नी में सीखा लीड को जनरेट करना, लीड को सेल्स के सिस्टम तक लेकर आना, और उस सिस्टम को बनाने के लिए जो भी आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक चाहिए वो मैं अपने लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो में अब हम आपकी मुख्य समस्या की बात करने वाले हैं, सेल्स। हाँ, आपने लीड जनरेट कर ली, सेल्स तक लेकर आ गए, अब सेल्स कैसे करनी है, सेल्स वाली समस्या को खत्म कैसे करना है। तो आज मैं आपको 10 ऐसी सेल्स की स्ट्रेटेजीज देने वाला हूं जो आपके बिजनेस को 10 गुना कर ही देगी विद इन 3 मंथ, यदि आप इसको इन सभी स्ट्रेटेजीज को अपने बिजनेस में अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सो हियर आई एम प्रेजेंटिंग 10 सेल्स पावरफुल स्ट्रेटेजीज फर्स्ट। तो अच्छा, ये मेरी आदत है कि जो मैं बोलता हूं उससे ज्यादा मैं आपको देता हूं, तो मैं 10 नहीं आपको 11वां एक बहुत स्पेशल पॉइंट देने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना। एंड सबसे पहले 10 स्ट्रेटेजीज बताने से पहले मैं आपको 5 ऐसे कारण बताना चाहूंगा कि सेल्स कभी-कभी होती भी नहीं है, यानी कि हो सकता है आपका कस्टमर गलत हो या आपका प्रोडक्ट गलत हो। तो किन कारणों से 5 ऐसे कारण होते हैं जिनसे सेल्स नहीं होती, तो आइए हम सबसे पहले उस पर बात कर ले। ये 5 कारण है: नो नीड, नो हरी, नो डिजायर, नो ट्रस्ट एंड नो मनी। इट मीन सबसे पहला नो नीड। हो सकता है कि जरूरत ही ना हो, आप सपोज करो आप रियल एस्टेट किसी ऐसे व्यक्ति को बेचना चाह रहे हो जिसके पास ऑलरेडी काफी घर वगैरह है और उसकी सैलरी जो है पूरी ईएमआई में जाती है, उसको जरूरत ही नहीं है, उसका ऑलरेडी अपना एक फ्लैट की ईएमआई चल रही है, तो उसको जरूरत ही नहीं है। सेकंड, नो हरी, जल्दी नहीं। जल्दी मीन कि आप चाहते हो आपका जो भी कोई प्रोडक्ट है फूड का या कोई भी आपकी रिटेल का जो आपको इसी महीने में बेचना है, लेकिन कस्टमर की नीड नहीं होने के कारण उसको शायद 3 महीने बाद 4 महीने बाद खरीदे, तो जल्दी नहीं है। डिजायर, इच्छा ही नहीं है। हो सकता है कभी कभी कस्टमर की इच्छा ही नहीं होती इस प्रोडक्ट को लेने की, भले ही जैसे कि मोबाइल फोन, कुछ लोग होते हैं जो एप्पल यूज करते हैं, कुछ लोग ओप्पो, वीवो, एंड्रॉइड वगैरह यूज करते हैं, तो इच्छा ही नहीं है किसी एप्पल यूजर को एंड्रॉइड फोन चलाने की, है कि नहीं। फोर्थ, नो ट्रस्ट। कभी कभी कंपनी या आप जिस प्रोडक्ट को दे रहे होते हैं उसका ट्रस्ट ही बाजार में नहीं होता, तो लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होता। एंड फिफ्थ, मनी, यानी कि हो सकता है नीड भी हो, उसको जल्दी भी हो, इच्छा भी हो लेने का, विश्वास भी, लेकिन कस्टमर के पास पैसा ही नहीं है। इन 5 कारणों से सेल्स नहीं होती। तो यदि आपकी सेल्स नहीं हो रही तो आप देखिए क्या इन 5 रीजन में से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि नहीं है तो आइए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी सेल्स की, इसे मैं कहता हूं सिग्मा रूल। सिग्मा रूल मीन जो आजकल आप इंस्टाग्राम मीम पे देखते हो, नॉलेज प्लस फेथ इज इक्वल टू सेल्स। गारंटीड सेल्स का फॉर्मूला है नॉलेज प्लस फेथ। नॉलेज मीन आप जो भी माल बेच रहे हो, आप रियल एस्टेट बेचते हो, आप एमएलएम बेचते हो, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, आप कोई रिटेल, फूड, कपड़ा कुछ भी बेचते हो, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि ये माल कहाँ से आता है, कितने का आता है और ये क्या क्या बेनिफिट दे सकता है, पूरी नॉलेज। एंड फेथ, फेथ कब आता है? जब आप उस प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करते हो। जैसे कि मैं अपने इस पूरे प्रोग्राम के जरिए मेरी सेल्स की, मेरी लीड जनरेशन की, मतलब मैं पूरा अपना डिजिटल बिजनेस को प्रोग्राम, आपके बिजनेस को डिजिटल बनाने की पूरी मैं कोर्स की एवोल्यूशन, पूरा कोर्स और पूरी मेरी टेक्निक्स वगैरह बेचता हूँ, तो मुझे उसकी नॉलेज भी और फेथ कैसे होता है, क्योंकि उसको मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, तो खुद अप्लाई करता हूँ तो मुझे रिजल्ट आते हैं। सेम इसी तरीके से फेथ तब होता है जब आप अपने प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करते हो। आप कपड़े के बिजनेस में तो आप कपड़ा खुद पहन के देखते हो, आपके आसपास लोग जो आपको रिव्यू देते हैं उससे आपको पता चलता है। तो ये सिग्मा रूल है। सेकंड मैं आपको बताता हूँ वैल्यू प्रपोजिशन। वैल्यू प्रपोजिशन क्या होती है? आप जो भी माल दे रहे हो, आप जो भी चीज को सेल्स कर रहे हो, वो कितनी ज्यादा वैल्यू ऐड कर रही है आपके कस्टमर की लाइफ में। इसको मैं थोड़ा सा डीप में लेके जाता हूँ। सबसे पहला, इस वैल्यू प्रपोजिशन के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है वैल्यू रिलेवेंसी। रिलेवेंसी मीन कि आप जो वैल्यू दे रहे हो कस्टमर को वो कितनी रिलेवेंट है। इसका एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊं तो इसका एग्जांपल है एफबी है। फेसबुक पे ऐड चलाते हैं तो मुझे सिर्फ मेरी इंडस्ट्री, मेरा जो इंटरेस्ट होता है उसी से रिलेटेड ही मुझे ऐड दिखाई देते हैं, जबकि यही रीजन है कि फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग का बहुत ज्यादा ट्रैफिक, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहता है, और जो भी फेसबुक ऐड पे प्रॉपर स्ट्रेटेजीज के जरिए ऐड चलाता है उसको बहुत अच्छा रिटर्न निकलता है। सेकंड होता है क्वांटिफाई वैल्यू। आप अपनी वैल्यू को क्वांटिफाई कीजिए। क्वांटिफाई का मीन होता है जैसे कि अपॉर्चुनिटी क्लोज। इसके 3 तरीके मैंने निकाले हैं। अपॉर्चुनिटी क्लोज अप्रोच, यानी कि इसमें क्या होता है कि आप जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हो वो क्लोज करने का कितना अवसर है। जैसे कि इसमें क्या होता है ना, कॉस्ट ऑफ बाइंग प्रोडक्ट, यानी कि इसमें हो सकता है कि एक बार आपको कस्टमर को ये बताना पड़े कि सर आपको हमारा प्रोडक्ट जो है भले 1 लाख रुपए का पड़ रहा है, लेकिन
आपको यदि इस पोस्ट को क्लोज करना है तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग प्रोडक्ट, तो आप सर 1 लाख रुपए खर्च नहीं कर रहे हो, आप दरअसल 10 लाख रुपए का नुकसान कर रहे हो। ये जो मैं सॉफ्टवेयर आपको देना आया हूँ, इससे आपकी एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, शेयर बढ़ जाएगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये सब आपको 10 लाख रुपए का फायदा देंगे। आप ये मत देखिए कि मैं आपको 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट दे रहा हूँ, सर ये आपको 10 लाख रुपए का रिटर्न देने वाला है। तो आप कॉस्ट ऑफ बाइंग प्रोडक्ट या कॉस्ट ऑफ लूजिंग प्रोडक्ट उसको बता रहे हो, इसे कहते हैं कॉस्ट क्लोज अप्रोच। एंड सेकंड एंड थर्ड जो है वो है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ये क्या होता है, आप यदि मेरे इस प्रोडक्ट को लेते हैं, आप यदि इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो सर आपको कितनी कॉस्ट पड़ने वाली है, आपके एक्सपेंस कम हो जाएंगे, आपका प्रॉफिट काफी बढ़ जाएगा, आपके नए कस्टमर आने लग जाएंगे, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी, आपका एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी सर, एंड आपका बिजनेस स्केल होगा और मार्केट की शेयर आपकी काफी अच्छी बूस्ट करेगी। यही है आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक है, थर्ड पे हम चलते हैं, इसे हम कहते हैं लीड स्कोरिंग। यदि आप किसी ऐसे बिजनेस में हो जिसमें सेल्स के लिए आपको लीड जनरेट करनी पड़ती है, तो सर आप सबसे पहले अपनी लीड्स को स्कोर कीजिए। स्कोर मतलब कस्टमर की रिलेवेंसी चेक कीजिए। कस्टमर की रिलेवेंसी कैसे चेक करते हैं, आप सपोज करो रियल एस्टेट में, एमएलएम में, या फिर आप किसी डिजिटल बिजनेस में हो, आपके पास 10 लीड्स है, तो 10 लीड ऐसा नहीं कि 10 के 10 आपके कस्टमर है सब खरीद लेंगे। आप उसमें से आप जब उनसे बात करते हो तो आपको पता चलता है कि कौन खरीदने वाला है, कौन नहीं खरीदने वाला है, या फिर किसका मानस एवरेज है जो आगे चल के अगर मैं उससे शायद 2-4 डील बात करूंगा तो वो शायद ले सकता है। तो अपने कस्टमर की पूरी लीड स्कोरिंग कीजिए। आप इसे 1 से 10 नंबर तक कर सकते हो। वैसे मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ वो मैं रेड, येलो, ब्लू इस तरीके से करता हूँ। रेड मीन एकदम हॉट लीड है, इस पर मैं तुरंत काम करूंगा, तो इसको मैं क्लोज करके इसको मैं ग्रीन कर दूंगा। वार्म लीड यानी थोड़ी सी येलो, ट्रैफिक लाइट के हिसाब से। वार्म लीड मीन कि ये येलो है, इस पर थोड़ा सा मुझे टाइम और थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये कन्वर्ट हो सकती है। एंड थर्ड है कूल यानी एकदम ब्लू लीड, जिसको आप ब्लू कलर कर सकते हो, जो 10 या 5% ही चांस हो सकते हैं खरीदे आगे चल के, अभी नहीं है, तो आप उसको अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना कीजिए। फोर्थ सेल्स की स्ट्रेटेजी है एवरेज हैंडलिंग टाइम। इट मीन क्या होता है, आपका जो हर कस्टमर पे जो टाइम देने का जो समय है उसको आपको नापना होगा एवरेज। कैसे, टोटल टॉक टाइम डिवाइड बाय मीटिंग नंबर्स। कहने का मतलब यदि आपने 3 घंटे बात करी और 3 घंटे में सिर्फ आपने 3 लोगों से बात करी, यानी आपने एवरेज हैंडलिंग टाइम आया आपका एक कस्टमर पर 1 घंटा, ये बहुत ज्यादा है। आपको इसको रिलेवेंट करना पड़ेगा। ये कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये है क्या चीज, आपको अपना बेंचमार्क सेट करना होगा। बेंचमार्क सेट करने का मतलब होता है कि आपको जो अच्छा कस्टमर है, जो आपका ऑलमोस्ट यूं समझिए कि ले सकता है, उसको आप 10 मिनट से ज्यादा टाइम दे सकते हैं। जो एवरेज कस्टमर है उससे आप 5 मिनट तक बात करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। और सबसे जो मैंने बताया था जैसे कि कूल लीड, एकदम जो ब्लू लीड है, उसको आप 2 मिनट से कम में बात करके आप अपना एवरेज हैंडलिंग टाइम बचा सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, जब आप ये अपनी इस तरीके से लीड स्कोरिंग करके आप अपना एवरेज हैंडलिंग टाइम निकालेंगे, तो आपको देखना होगा कि आप इस पूरे डेटा को आपको एनालाइज करना होगा कि आप किन लीड्स पे कितना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं या टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। और इसके फायदे क्या होते हैं, इसके बहुत अच्छे आपको फायदे मिलते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स निकाल सकते हो, आपकी क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, क्योंकि आप एक अच्छी लीड के साथ ज्यादा समय मिलाकर बात कर रहे हो, तो वो आपको एक अच्छा रिलेशनशिप के रूप में वापस मदद करेगा। थर्ड, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। एंड फोर्थ, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग। आप इस पूरे प्रोग्राम को खुद अप्लाई करके आप अपने एम्प्लॉयज में इस चीज को ट्रेन करके आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। यस, और यही मैं आपको सिखाता हूँ। यदि ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना सर, ये चीज आपके बिजनेस में बहुत मदद करेगी यदि आप इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हो। और यदि आप इन स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को एक मेंटर की मदद चाहिए, तो बेझिझक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके जरिए मुझसे जुड़िए। ये सभी स्ट्रेटेजीज को मैं आपके बिजनेस में अप्लाई करा के आपके बिजनेस को बहुत अच्छा बूस्ट करके मिनिमम 10 गुना ग्रोथ मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है सर, अभी सिर्फ 4 ही हुई है, आगे चलते हैं। फिफ्थ है परचेज एक्शन रेशो, यानी कि जो खरीदारी करने का जो रेशो है वो कितना है। यानी कि कहने का मतलब हर व्यक्ति अपने बिजनेस में क्या करता है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग करता है। इसके 4 तरीके होते हैं, अवेयर, अपील, आस्क एंड एक्ट। अवेयर यानी कि हम लोगों को अवेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में। इससे क्या होता है, अब हमारा प्रोडक्ट, हमारा ब्रांड लोगों के बीच में अपील होता है, यानी कि लोग उसको जानने लगते हैं। लेकिन इतना ज्यादा एडवर्टाइजिंग का खर्चा करने के बाद क्या कस्टमर एक्ट करता है, क्या कस्टमर हमारा उस प्रोडक्ट को खरीदता है? यदि नहीं खरीदता तो आपको ये देखना होगा। हम अवेयर करते हैं, बिग एड के जरिए अपील है, उसमें कोई एक्शन नहीं कर रहा, तो इस समय आस्क का मतलब होता है कि आपको आपके कस्टमर से, यानी या तो आपकी प्रोडक्ट में दम नहीं है या फिर आपकी जो बेचने वाले सेल्समैन है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो आपको क्या करना होगा, अपनी टीम को ट्रेन करना होगा
एंड फोर्थ है आपको अपना इतना एडवर्टाइजिंग, अपना इतना ज्यादा ब्रांड प्रमोशन और मार्केटिंग खर्चा करने के बाद आपने कस्टमर को अवेयर कर दिया, आपने अपील कर दिया अपना ब्रांड, कि आपने पूछा कस्टमर से कि वो खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है, यदि खरीद रहा है तो उसका कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है, और यदि नहीं खरीद रहा तो आप उससे फीडबैक लीजिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, और तब आप अपने इस पूरे बिजनेस में, अपनी पूरी सेल्स की स्ट्रेटजीज में आप अपने कस्टमर को आपका प्रोडक्ट खरीदने वाले को एक्ट करने पर मजबूर कीजिए। और वो होगा कैसे, आइए आगे चलते हैं। सिक्स्थ है बैंड सेल्स टेक्निक। बैंड क्या होता है? बैंड मीन बजट, ऑथोरिटी, नीड एंड टाइमलाइन। बजट मीन कि आप जो माल बेच रहे हो, क्या उसको लेने के लिए आपके कस्टमर के पास बजट है, और यदि बजट है तो ऑथोरिटी कौन है, यानी कि हो सकता है बजट हो लेकिन ऑथोरिटी कोई खरीदने का उसका जो फैसला है वो कोई और लेता हो। थर्ड है नीड, कि आपके प्रोडक्ट की कस्टमर को नीड है, जरूरत है। एंड फोर्थ है टाइमलाइन, कि भैया बजट भी, ऑथोरिटी भी है, वही लेगा, जरूरत भी है, लेकिन टाइमलाइन नहीं भैया हम तो 6 महीने बाद लेंगे, तो नहीं सर। इस बैंड सेल्स की टेक्निक के आधार पर मैंने अपने हाल की 3 सेल्स को बहुत अच्छे से क्लोज किया है। आप इस टेक्निक को अपने बिजनेस में इस्तेमाल कीजिए। इसको यदि मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन में करूं तो ये इस तरीके से सहायता करती है। आपका सेल्स क्वालिफाइड लीड पे आपका फोकस बहुत अच्छा बढ़ जाता है। सेकंड, आपकी सेल्स की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। आपका बहुत जो गंदा टाइम होता है सेल्स का, वो आपकी गंदी लीड्स पे कभी भी वेस्ट नहीं होता। एंड थर्ड, टारगेट कॉमन पेन पॉइंट, यानी कि आपके कस्टमर के जो भी पेन पॉइंट है, पेन पॉइंट में उसके शरीर के दर्द की हिस्से में, उसके बिजनेस के दर्द की हिस्से, कि उसके बिजनेस में दिक्कत क्या है, आप उनको टारगेट करके आप अपनी ब्रांड की सेल्स टेक्निक को ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। फोर्थ, आप अपनी इस पूरी जो ऑडियंस है, जो आपकी जो कस्टमर ऑडियंस है, उसको बहुत नीश मार्केट में ले जाके इस ब्रांड सेल्स टेक्निक को आप अप्लाई करके अपनी सेल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। यदि मैं आगे चलता हूँ, सेवंथ है कम्युनिटी पार्टनरशिप। कम्युनिटी पार्टनरशिप में इसका एग्जांपल जोमेटो, स्टारबक्स, एप्पल, और फोर्थ मैं भी आपका दोस्त, आपका भाई करण द डिजिटल। जैसे जोमेटो क्या करता है, आपको कम्युनिटी पार्टनरशिप करनी चाहिए। जैसे जोमेटो ने क्या किया, फूडीज की कम्युनिटी बनाई जो रेस्टोरेंट्स को और इस कैफे, रेस्टोरेंट, बार इंडस्ट्री को रिव्यूज देते थे। जब उनकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई तो अब जोमेटो के पास एक और बिजनेस आइडिया था कि चलो ठीक है मैं डिलीवरी भी कर सकता हूँ। तो ये कम्युनिटी एक ऐसी चीज है, यदि आप अपने बिजनेस में, आप अपनी ऑडियंस की, आप अपनी लीड्स की यदि कम्युनिटी बना सकते हैं, और यदि बनाकर आप उसको अच्छे से नर्चर कर सकते हैं, तो यू कांट इमेजिन ये आपका ऑटोमेट बिजनेस हो सकता है। इसका एग्जांपल मैं आगे बताता हूँ। जैसे मैं भी अभी यही करता हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी बनाता हूँ। इन लोगों की मेरी कम्युनिटी जो बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस करते हैं, और उनको अपने इस बिजनेस के जरिए मंथली 6 to 7 फिगर इनकम करनी है एश्योर्ड, उसमें मैं मदद करता हूँ। तो मेरी ऑडियंस कौन है? एंटरप्रेन्योर। ये देखिए, ये मेरी कम्युनिटी, एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी। स्टारबक्स की कम्युनिटी कौन है? स्टार्टअप, यानी कि वो क्या करता है कि आप तो भैया आपका स्टार्टअप है, आप फाउंडर है, आप आइए, मैं का फ्री वाईफाई आप इस्तेमाल कीजिए, अपना काम कीजिए, कॉफी पीनी हो तो पीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होता क्या है, एक बार आदमी शायद नहीं पिए, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार जाके कॉफी पीता ही है। और इसी तरीके से एप्पल की कम्युनिटी कौन है? क्लासी प्रोडक्टिव कम्युनिटी, यानी कि जिनको काफी क्लासी और थोड़ा सा रिच फील लेकर एक बहुत प्रोडक्टिव अपने बिजनेस को बढ़ाना होता है। तो आप अपने बिजनेस में कम्युनिटीज बनाना स्टार्ट कीजिए। 8 IIDVC स्टेप, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव और स्पेशल टेक्निक है। इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर एंड कंज्यूमर, यानी कि इसको मैं आपको 2 एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहला है बाइजू। इनिशिएटर कौन है? यानी कि आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए उत्साहित करने वाला व्यक्ति कौन है? इन्फ्लुएंसर, यानी कौन उसको इन्फ्लुएंस करेगा लेने के लिए। डिसाइडर, डिसाइड कौन करेगा कि प्रोडक्ट कौन सा लेना है, कितने का लेना है। बायर, खरीदेगा कौन? और कंज्यूमर, कंज्यूम यानी कि यूज कौन करेगा। जैसे कि इसके 2 एग्जांपल है। जैसे आप B2B में आप यदि इसको डील करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, किसी बड़ी कंपनी टू कंपनी में, तो हो सकता है इनिशिएटर आपके वहां पे कोई काम करने वाला कलीग हो, कोई दोस्त हो, ठीक है। सेकंड, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर मीन कि इसको शुरुआत कौन करेगा? डिसाइडर, डिसाइड हो सकता है इसका चेयरमैन करे, लेकिन बायर करने वाला अकाउंट डिपार्टमेंट होगा। और कंज्यूमर कौन करेगा? उसके एम्प्लॉइज। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका बायर कौन है, कंज्यूमर कौन है, डिसाइडर कौन है, फिर आपको हर व्यक्ति को उस हिसाब से अप्रोच करनी पड़ेगी। ये तकनीक आप यदि अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए एक लिंक के साथ आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यही यदि इसका मैं एक और एग्जांपल बताऊं तो वो है बाइजू। बाइजू भी क्या करता है? उसका इन्फ्लुएंसर कौन है? आपका टीवी पर ऐड दिखाने वाले हमारे ब्रांड एम्बेसडर। डिसाइडर कौन है? उनके मम्मी बच्चों की। बायर कौन है? उनके पिताजी। और कंज्यूमर कौन है? बच्चे जो पढ़ेंगे उससे, ठीक है। तो किस व्यक्ति को किस तरीके से अप्रोच करना है, ये आपको आपकी सेल्स की स्ट्रेटेजी में अप्लाई करना होगा। 9 टेक्निक की यदि मैं बात करूं तो बहुत स्पेशल, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM। इसकी यदि मैं आपको सबसे पहले यदि मैं आपको एक गुड रहस्य बता दूं इस सेल्स को क्रैक करने का, तो वो भैया ये है कि नेटवर्क फर्स्ट, मार्केटिंग लेटर।
नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है ना, नेटवर्क पहले है, नेटवर्क जिसका जितना ज्यादा बड़ा उसकी नेटवर्क उतनी बड़ी। तो आप मार्केटिंग बाद में करिए, पहले अपना नेटवर्क मजबूत कीजिए। नेटवर्क मजबूत होता है आपके वैल्यू सिस्टम के आधार पर। वो वैल्यू सिस्टम क्या है, कैसे बनाया जाता है, उसके लिए हमसे पूछ सकते हैं, वही मैं बनाने में आपकी मदद करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में 4 तरह के लोग होते हैं, एक्शन मैन, आइडिया मैन, पीपल मैन एंड प्रोसेस मैन। एक्शन मैन कौन होता है? जो कि डिसीजन लेता है, एम्बिशियस होता है, एस्पिरेशनल होता है और तुरंत मोटिवेशन में आके काम करता है। आइडिया मैन कौन होता है? ये क्रिएटिव होता है, बड़ी पिक्चर दिखता है, बड़े सपने देखता है और नए नए सोल्यूशन निकालता है प्रॉब्लम्स के। पीपल मैन कौन होता है? जो रिलेशनशिप के आधार पे काम करता है, जैसे हमारे कई अपलाइन वगैरह। एंड प्रोसेस मैन कौन होता है? ये हमेशा उलझा रहता है अपने डेटा में, ओवरथिंक में और एनालाइज वगैरह करने में। आपको यदि एमएलएम में अच्छी सेल्स करना है तो आप एक्शन मैन प्लस आइडिया मैन प्लस पीपल मैन हो सकते हैं, बट यदि आप प्रोसेस मैन बनकर रह जाएंगे तो आप उतनी सेल्स नहीं कर पाएंगे। और इसके बेनिफिट क्या है? यदि आप एक शीट बनाइए, जैसा कि मैंने लीड स्कोरिंग के बारे में बताया, आप एक शीट बनाइए जिसमें आप डेली का अपना टास्क मेंटेन कीजिए कि आपने कितने कॉल्स की, कितनी मीटिंग्स की, इस वीक में आपने कितनी रीपर्चेस कराई, कितनी ज्वाइनिंग कराई, कितने आपने प्रोग्राम अटेंड किए या अपनी टीम को करवाए। सेकंड, आपका अपलाइन के साथ एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए आपको इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा बढ़ने के लिए। थर्ड, आपको बिजनेसमैन बनना होगा, सेल्समैन नहीं। दोनों में अंतर क्या है? सेल्समैन क्या करता है? हर व्यक्ति को माल बेचू माल बेचू माल बेचू, नहीं बनना। बिजनेसमैन कौन होता है? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? आप जैसा मुझ जैसा, जो प्रॉब्लम पूछता है कि हाँ भैया क्या प्रॉब्लम है, यदि उसको प्रॉब्लम होती है तो ही हम उसके आधार पर उसको सोल्यूशन देते हैं। जबरदस्ती हम हमारा माल हर किसी को नहीं बेचते। एंड फोर्थ है कंटिन्यू फोकस ऑन लर्निंग। इनका आपको बहुत लर्निंग पे डेली फोकस रहना चाहिए। आप उसी शीट में आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं कि डेली लर्निंग, आज आपने कौन सी बुक पढ़ी है, कौन सा ऑडियो वीडियो देख के आपने आगे सीखा। एंड फिफ्थ है प्रोडक्ट कन्विक्शन। ये कब होगा? जब आप उस प्रोडक्ट को खुद से इस्तेमाल करेंगे और उससे मिलने वाले रिजल्ट जब आपको खुद अनुभव होंगे। एंड सेल्स की स्ट्रेटेजी है बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये यदि आप एजेंसी चलाते हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग या फिर कोई प्राइवेट सर्विस का काम है, ये आप तब कर सकते हैं रिसर्च बिफोर टीचिंग। आपको यदि किसी व्यक्ति से पिच करने जाना है, आप आपको प्रोडक्ट की मीटिंग करने जा रहे हैं, तो उससे जाने से पहले आपको रिसर्च करके जानी होगी। रिसर्च किस चीज की? सोशल मीडिया पे आप देखिए कितने फॉलोअर्स है, कहाँ दिक्कत है, डिजाइनिंग में कहाँ दिक्कत है, वेबसाइट आप उनकी चेक कर सकते हैं, आप उनकी कंपनी डिटेल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, ये सब चीजें चेक करके जाइए। यूं ही सीधे खाली हाथ मुंह उठा के नहीं जाना चाहिए हमें। एंड यदि आप रिसर्च करके जाएंगे तो आपको क्या होगा? आपको नीड असेसमेंट का पता चलेगा कि इसकी जरूरत कहाँ है। आप वहां पे अपना पेन पॉइंट, आप अपनी नीड रख के आप अपने प्रोडक्ट को इजीली पिच कर सकते हैं। पेन पॉइंट पे आपने देखा कि है इनको यहाँ दिक्कत है, आप उसी यदि आप उसी के बारे में, उसी का सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो कस्टमर को लगेगा हाँ यार इस चीज की मेरे को बहुत सख्त जरूरत है। कस्टमर की एम्पैथी, आपके साथ कस्टमर की एम्पैथी बनेगी। देखिए मेरे साथ मिलने से पहले एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स, यानी कम से कम 2, 3, 4, 5 घंटे मेरे लिए मेहनत करके काम करके आया है। और डिजाइन थिंकिंग बहुत स्पेशल होती है, जिसमें कि आप उसकी प्रॉब्लम को एक तरह से सोल्यूशन का डेमो बना के ले जा सकते हैं। और ये थी 10 सेल्स की स्ट्रेटेजी। लेकिन क्योंकि मेरा विश्वास रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा दूं, तो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ जिसको यदि आप आज इसे अप्लाई करेंगे तो आपको ये अच्छा रिजल्ट देगी इसी वीक से। वो है डेको इफेक्ट। डेको इफेक्ट क्या होता है? ये इसके एग्जांपल है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, मूवी के पॉपकॉर्न वगैरह। इसमें क्या होता है? जैसे मूवी के पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक की बात करूं तो आधा किलो या आधा लीटर का जो डब्बा है वो होगा 100 रुपए का, और 1 किलो या फिर आप 1 लीटर की जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होगी वो होगी मात्र 130 रुपए की। तो आपको क्या लगेगा? सिर्फ 30 रुपए ज्यादा देकर मैं डबल ले सकता हूँ। ऐसा क्या है? एक्चुअली आप इसमें भले आपको ऐसा लग रहा है कि फैसला आपने किया है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो बिजनेसमैन है जो ये माल बेच रहा है, वो चाहता ही ये था कि आप उसी चीज को खरीदो। तो ये डेको इफेक्ट होता है। जैसे कि मॉल में क्या होता है, जब आप जाते हैं तो आपके गेट से जो सामने आप, जैसे आपकी जो सीधी नजर रहती है वो रहती है आपका जो एवरेज जो मिडिल क्लास व्यक्ति जो ज्यादा खरीदते हैं टीवी, जैसे कि लगभग यूं समझिए होता है 48 या 52 इंच वगैरह। तो जो नीचे टीवी रखे होते हैं वो होते हैं काफी बड़े, 112 इंच, है ना, 91 इंच, और जो ऊपर होते हैं वो शायद थोड़े छोटे 32 इंच, 24 इंच। तो मुझे लगता है कि नहीं यार ये सेंटर वाला जो बिल्कुल मेरे घर के हिसाब से ठीक लग रहा है, तो मैं ये ले लेता हूँ। इसी तरीके से वेबसाइट पर पैकेज होते हैं 0, सिल्वर एंड गोल्ड। तो जो बेसिक वाला पैकेज होता है वो लगभग 2000 का, गोल्ड वाला होता है लगभग 25000 का, लेकिन जो सिल्वर वाला पैकेज होता है वो लगभग 10 से 12-15 हजार का होता है। तो मुझे लगता है हाँ यार ये मेरे लिए परफेक्ट है। डेको इफेक्ट, इसे डेको इफेक्ट कहते हैं। इसमें आप वही माल ज्यादा बेचते हो जो आपको बिकवाना होता है। तो इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस में आज ही से अपने बिजनेस को 10 गुना ग्रोथ दीजिए। ये जो आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं इतना बड़ा ये पूरा जो मैंने मेहनत करके बनाया है, ये
इन सभी स्ट्रेटेजीज को आपको आपके यदि बिजनेस में अप्लाई करना है तो नीचे दिए गए लिंक से मुझसे जुड़िए, और यदि आपको इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे एक और लिंक है, आप उस पर जाके क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल भरिए, नाम, ईमेल एंड व्हाट्सएप, और ये पीडीएफ आपके पास आने वाली है। थैंक यू अब तक इतना प्यार देने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इफ यू लाइक इट। थैंक यू।